हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। तो हमारी कौन सी यूनिट चली थी? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंपॉर्टेंट इंडिया के, उनको हम लोगों ने शुरू कर दिया था। आज की क्लास में जो और बचे हुए डेवलपमेंट बैंक्स हैं स्पेशली, उनको हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिडबी और आईडीबीआई कवर किया था, आज की क्लास में और भी सारे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिनका काम क्या है स्पेशली कि डेवलपमेंट की तरफ, इंडिया के डेवलपमेंट अलग अलग सेक्टर्स में काम करना, उसमें हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ऐसा ज्यादा इससे बहुत जो मैंने डाले हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट डाले हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बहुत ज्यादा है कि अगर आप सर्च करेंगे या अगर आप नाम लिखेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ही पढ़ने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके जरूरी है। ठीक है, चलो अब सबसे पहला देखते हैं कौन सा है। तो नाबार्ड यानी क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? हमारा पहला इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है? नाम से पता चल रहा है कि क्या है, एक तरीके का नेशनल बैंक है। किसके लिए? तो एग्रीकल्चर के लिए। और किसके लिए? तो पूरे के पूरे रूरल डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है? आपका काम करता है। अब कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लो कि क्यों आया था बेसिकली ये, यानी कि क्यों जरूरत पड़ी इसकी, नाबार्ड को लाने का क्या सोच थी। तो क्या हुआ, शुरुआत से ही जब से हमारा इंडिपेंडेंस में मिली थी, जो प्लानिंग कमीशन आपके लगातार आए थे, तो उसी में ये क्या हुआ था, आपका ये सोच रखी गई थी कि हमने अर्बन डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है, जैसे कि हमारा जो इंडस्ट्रीज वगैरह बनी है, लेकिन कोई स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के लिए भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए इंडिया में जिसका मेन फोकस या मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहे, सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, उसके डेवलपमेंट की तरफ काम करना। तो इसके लिए क्या आया था, आपका नाबार्ड जो है वो लाया गया था। कब आया था ये? तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो एक्ट आया था बेसिकली जो आपका 1981 में इसका एक्ट जो है वो लाया गया था। और स्टैब्लिशमेंट कब कर दिया गया था इसका? तो 1982 में फाइनली इसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो हो गया था। क्या है ये? एक तरीके की, क्योंकि इसका एक एक्ट लाया गया था, पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था, तो क्या बन जाती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो आपकी बन जाती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है? जिनके लिए कोई ना कोई एक्ट जो है वो आया होता है। ठीक है, संविधान में नहीं लिखा है इसके बारे में, अलग से एक्ट आया और तब ये बॉडी जो है वो बनाई गई। ठीक है, तो 1981 में एक्ट आया, 1982 में इसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो कर दिया गया। कौन सी कमिटी लेके आई थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शिवरमन कमिटी जो है वो, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि नाबार्ड जैसा एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है? शिवरमन कमिटी। ठीक है, नाम याद होना चाहिए कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है, कई बार ऐसे आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, शिवरमन कमिटी स्पेशली कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो 1982, 5 नवंबर, भले ही याद ना रहे और 1982 जरूर से याद होना चाहिए। ठीक है, एक्ट भी कब आया था और स्टैब्लिशमेंट भी फाइनली कब हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। अब कौन जो है क्या काम करता है, ये पहले तो ये देख लेते हैं। तो क्या है, ये एक तरीके का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी कि क्या है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ी रेगुलेटरी एजेंसी है रूरल डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना एपेक्स, जैसे आरबीआई क्या है, एपेक्स बैंक है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है वो, यानी कि बैंक्स का भी बैंक है। इसी तरीके से नाबार्ड क्या है, एपेक्स बॉडी है। कहाँ? जो हम रूरल डेवलपमेंट तरफ काम करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? तो नाबार्ड ही है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है? तो देखो, एग्रीकल्चर में अपना काम लगातार देते रहना, रूरल डेवलपमेंट में जिस भी तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, किसानों को पैसा चाहिए, किसानों को एक फैसिलिटी चाहिए, जो रूरल एरियाज में, गांव देहात के एरियाज में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज बनी है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज बनी हुई है, उनमें क्रेडिट प्रोवाइड करना, क्रेडिट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, उनको रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सारे काम किसके हैं? आपके नाबार्ड के ही हैं। और ये आगे चल के फंक्शंस में डिटेल में जो है वो ये सब चीजें लिखी हुई होंगी। ठीक है, अब देखो, अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है वो इसका इनॉग्रेशन वगैरह जो है वो आपका किया था, ये सब ठीक है। अच्छा, एक और जाने वाली बात जो है कि अगर कभी लिख के आता है, जिससे हमने क्या पढ़े थे, आरआरबी पढ़े थे ना, रीजनल रूरल बैंक्स पढ़े थे हमने, और हमने कोऑपरेटिव बैंक्स भी पढ़े थे, तो उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका नाबार्ड ही करता है। ठीक है, जो आरआरबी जितने भी होते हैं, क्योंकि ये रूरल एरिया में काम करते हैं, और जितने भी आपके क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको रेगुलेशन का काम कौन करता है? आपका नाबार्ड ही करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ आया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाबार्ड से जुड़ा हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या है, बाकी ये हिंदी में लिखा है। चलो
अब क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आपके मुंबई में है। ठीक है, ज्यादातर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही है। जैसे आईडीबीआई का भी कहाँ था आपका, तो मुंबई में ही था। ठीक है, चलो। और नबार्ड जैसे मैंने बताया कि एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जिसका काम क्या है, प्रमोशन और डेवलपमेंट किसका करना, एग्रीकल्चर का करना, जैसे कि मैंने बताया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि जितने भी आपके एमएसएमई है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट की तरफ लगातार काम करना। विलेज इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, हैंडीक्राफ्ट, मतलब बेसिकली जितने भी आपके रूरल यानी गांव देहात से जुड़े हुए जितने भी आपकी चीजें हैं, जितने भी आपके क्राफ्ट है, कलाएं हैं, उन सबको प्रमोशन करना। वहां जो जो लोग इन कलाओं में आपके क्या है काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है, आपके नाबार्ड का है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ कि 1982 में जो आपका हुआ था, बी शिवरमन कमेटी जो है वो आपकी आई थी, उससे ही आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं, और क्या क्या है, और क्या क्या काम होता है इसका, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि जो SHGs होते हैं और जो रूरल एरिया से क्या होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको भी मदद करने का काम किसका होता है, आपका नाबार्ड का होता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं आपको पता है, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए गांव में पर्टिकुलर गांव है, वहां पर मान लीजिए औरतें, इससे औरतों का जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको सरकार ज्यादातर कर देती है, बहुत बढ़ावा देती है। उसमें क्या होता है कि 10-15 औरतें साथ में मिल करके क्या करेंगी, अपना छोटा सा बैंक चलाएंगी, अपना प्राइवेट बैंक चलाएंगी, अपना पैसे जो है वो जो भी कमाएंगी उसको आपस में वही आपस में सेव करेंगी, और उससे जो भी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो भी काम होगा वो किया जाएगा। ठीक है, जो पैसा पूल होगा किसी और पर्टिकुलर और को जरूरत है उस समय, तो सारा का सारा पैसा उसको एक बार में दिया जाएगा। क्या है, सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की ही हेल्प करने के लिए एक ग्रुप जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो जो गांव में अक्सर इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि वहां पर लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो एक बैंक जाकर के ना पैसा सेव करे, तो उनको एक ये मौका देने के लिए कि उनकी भी सेविंग होती रहे, उनको भी जब पैसे की जरूरत हो तो उन्हें छोटे मोटे लोन मिल सके, इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी मदद करना, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ही अलग से कोई लोन चाहिए तो ये सब काम किसका है, आपका नाबार्ड का ही है। बाकी क्योंकि ये आरआरबी को पूरी तरह रेगुलेट करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को पूरी तरह रेगुलेट करता है, तो जाहिर सी बात है कौन कौन से आरआरबीज को लाइसेंसिंग मिलनी चाहिए, कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स नए नए खुलने चाहिए, किस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नए नए आरआरबीज का, ये सब काम भी किसका है, तो नाबार्ड का ही है। तो आरआरबी का लाइसेंसिंग कैसे होनी चाहिए, आरआरबी का रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, आरआरबी के काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारा काम भी आपका नाबार्ड का ही है। ठीक है, और बाकी रीफाइनेंस प्रोवाइड करना किसको, जो ऐसे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को जो क्या कहाँ काम कर रहे हैं, अभी किसी रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी रूरल एरिया का कोई मान लीजिए कोई ग्रामीण बैंक है, वो काम कर रहा है, ग्रामीण बैंक जो है वहां के लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, पर उसे भी पैसे की जरूरत है या कहीं पे उसने लोन ले रखा है, तो उसको दोबारा से रीफाइनेंस करने का काम भी किसका है, तो नाबार्ड का ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारे क्या थे, आपके कुछ मेजर फंक्शंस थे नाबार्ड के। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हर बार बताया है, ज्यादातर जो इन सब चीजों से पूछे जाते हैं वो आपके मेजर फंक्शंस पूछे जाते हैं, या कमिटी पूछ लेगा या तो फिर ईयर बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे ही नाबार्ड का भी ईयर आपको याद रखना ही रखना है, और मेजरली क्या काम करता है ये भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो नाबार्ड में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे हमारे जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है उस पर हम चलते हैं, क्योंकि आज हमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस कवर करने हैं। चलो आगे चलें, नेक्स्ट कौन सा है आपका, आईसीआईसीआई बैंक आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वही उसी के बारे में है ये आपका। पहले आईसीआईसीआई लिमिटेड था, अब वो बैंक में भी क्या हो गया, फिर बैंक अलग था, आईसीआईसीआई लिमिटेड अलग था, फिर 2002 के अराउंड क्या हो गया, ये आपस में मर्ज हो गया। ठीक है, तो बैंक और इंस्टीट्यूशन दोनों एक ही चीज है। चलो क्या है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म है। कब बना था, याद रखना है दोबारा से, कब, 1955 में ये जो है आपका बन गया था। ठीक है, 1955 में। अब ये बात याद रखनी है कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया था, क्योंकि आपको लगता होगा कि आईसीआईसीआई बैंक क्या है, पूरी तरीके से एक प्राइवेट बैंक है अभी फिलहाल, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था तो बेसिकली इसमें जो आपका वर्ल्ड बैंक है,
ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और जो इंडियन इंडस्ट्री के जो पॉपुलर बिजनेसमैन थे, उन तीनों एंटिटीज ने मिल करके जो है ये डिसाइड किया था कि इंडिया में आईसीआईसीआई जो है बैंक, जो है बैंक कह रहे लिमिटेड, जो है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए, बैंक अलग है और लिमिटेड यानी कि ये इंस्टीट्यूशन आपस में अलग अलग है अभी तक। ठीक है हाँ, नहीं अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तब अभी मैं बताऊंगी आगे, ठीक है, 2002 तक आते आते अब तो मर्ज हो गए हैं दोनों। ठीक है, चलो, तो क्या था 1955 में क्या हुआ था, जो वर्ल्ड बैंक है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंडियन इंडस्ट्री के जो पॉपुलर इंडियन बिजनेसमैन थे, उन तीनों ने मिल करके जो है वो ये इनिशिएटिव लिया था कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जो है वो होना चाहिए। अब क्यों ओपन होना चाहिए, काम क्या है, तो जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम, चाहे वो आपका मीडियम टर्म के लोन देना, उनको लंबे समय यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने का काम किसका होगा, आईसीआईसीआई का होगा। नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो, उनको मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने का काम किसका है, आईसीआईसीआई का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें अब तक? ठीक है, तो क्या आपको पता है इस समय इंडिपेंडेंस से पहले कई सारी हमारी इंडस्ट्रीज थी, से टाटा ग्रुप ने कई सारे आपकी ओपन कर रखी थी, और भी लोग थे उन्होंने ओपन, बिरला ग्रुप की थी, लेकिन कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया था सरकार के द्वारा, या कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना हुआ था जो कि इन इंडस्ट्रीज को लोन वगैरह जो है प्रोवाइड करे, इसके लिए इसको ओपन जो है वो किया गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ये तो हो गया जो आईसीआईसीआई इंस्टीट्यूशन की जो मेन बात थी। अगर बैंक पूछा जाए कि आईसीआईसीआई बैंक कब ओपन हुआ, तो ये जो बैंक है ये एस्टैब्लिश हुआ 5 जनवरी 1994 को। ठीक है, कब ओपन हुआ, 1994 को, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आईसीआईसीआई कब ओपन हुआ आपका 1955 में, और आईसीआईसीआई बैंक कब ओपन हुआ 1994, यानी कि काफी बाद में जाकर के ये बैंक जो है वो आपका ओपन हुआ है। ठीक है, कैसे ओपन हुआ है, तो एज अ होल सब्सिडियरी के रूप में जो है वो आपका ये ओपन हुआ था। जैसे कि आपकी आईसीआईसीआई बड़ी बॉडी है और उसी की एक सब्सिडियरी क्या ओपन हुई, इसका बैंक जो है वो ओपन किया गया, छोटी सब्सिडियरी में। ओनरशिप इसी के पास है, इसी छोटी सब्सिडियरी के रूप में बैंक भी जो है वो ओपन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वही वैसे मैंने बताया था 2002 तक आते आते क्या हुआ, ये दोनों वापस में क्या कर दिए गए, आपके मर्ज कर दिए गए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सब्सिडी बनाई जाती फिर वापस से मर्ज होते हैं। एसबीआई के साथ भी ऐसा ही था, एसबीआई की बहुत सारी आपकी सब्सिडियरीज थी, फिर क्या कर दिया गया, एसबीआई के सब्सिडियरीज वापस में काफी हद तक मर्ज कर दिया गया। ठीक है, चलो आज तो आईसीआईसीआई बैंक जो है पूरी तरीके से क्या बन गया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है। कोई पर्सन जा सकता है और जाकर के अपना अकाउंट जो है वो इसमें ओपन करा सकता है, जैसे दूसरे कोई नॉर्मल बैंक होते हैं वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक भी आपका लोन जो है वो आपका अकाउंट ओपन करेगा, आपको सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट, हर तरीके की फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। इनिशियली इसका काम क्या था, इसका इनिशियली जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स और जो इंडस्ट्रीज है उनको ही हेल्प करना, इसका काम जो है वो था। ठीक है, चलो अब क्या क्या काम करता था ये, असिस्टेंस प्रोवाइड करता था आपका इंडस्ट्रीज को। ठीक है, बाय गारंटिंग रुपी एंड फॉरेन करेंसी लोन्स, यानी कि चाहे रुपी में आपको लोन लेना हो, चाहे किसी फॉरेन करेंसी मान लो डॉलर में कोई लोन लेना हो, तो उन सब की गारंटी कौन लेता था, आपका आईसीआईसीआई बैंक लेता था। इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने शेयर या डिबेंचर इशू करे हैं तो उसकी अंडर राइटिंग का काम भी कौन करता था, आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अभी भी क्या करता है, ये काम जो है वो करता है। ठीक है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा ना कि कोई भी शेयर्स अगर इशू किए जाते हैं, डिबेंचर इशू करे जाते हैं, तो एक मिनिमम आपको रखना होता है कि इतने तो शेयर्स लोगों को खरीदे तभी जो है वो आईपीओ माना जाएगा, नहीं तो आईपीओ आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अंडर राइट कौन करता है इन सब चीजों को, तो आपकी जो बैंक्स हैं इसका काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ क्या, नहीं वो अंडर राइटिंग होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट तो तब दिया जाता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो वर्ल्ड बैंक के, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ही इनिशिएटिव से बनाया गया था, तो वर्ल्ड बैंक के जो फंड्स हैं वो इंडियन इंडस्ट्रीज तक पहुंचे, इसका भी काम कौन करेगा, आपका आईसीआईसीआई करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिंक काम करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट में वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी है,
तो वर्ल्ड बैंक के जितने भी फंड्स होंगे जो कि इंडियन इंडस्ट्री को पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, ये सही तरीके से पहुंचे, उसमें भी कौन काम करेगा? आपका आईसीआईसीआई ही करेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का लिंक डायरेक्टली किसके साथ है? आईसीआईसीआई के साथ था। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? इसीलिए देखो, जब अकाउंट्स पढ़ी जाती है, जब शेयर्स किए जाते हैं, तो उसमें अंडरराइटिंग कमीशन भी पे किया जाता है। तो किसको जाता है अंडरराइटिंग कमीशन? बैंक्स को पे किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम आएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत थी? आईसीआईसीआई में कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या काम है, बैंक का क्या काम है, यही सब था। ठीक है, चलो आगे चले। इसी के ही जस्ट क्या है आपका एक दूसरी इंस्टीट्यूशन है, नाम क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। ठीक है, काम मोरलेस आईसीआईसीआई के ही जैसा है। चलो, ये भी क्या है आपका? तो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि इसका भी क्या आया था? एक आपका एक्ट आया था। ठीक है, 1948 में ही स्टैब्लिश हो गया था। और एक्ट भी कब आया था? तो 1948 में ही आपका एक्ट भी आ गया था। ठीक है, तो आजादी के जस्ट एक साल बाद ही इसका एक्ट जो है वो ला दिया गया था। ठीक है, काम क्या है इसका? वही है जो आपका आईसीआईसीआई का था, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। किसको? आपकी इंडस्ट्री को। ठीक है, पैसा प्रोवाइड करना। इसके अलावा वही बात है, लोन्स प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना। किसको? आपकी इंडियन इंडस्ट्रीज को, या इंडियन पे भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो इंडस्ट्री को पैसे प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उसके शेयर्स और जो डिबेंचर्स है उनको अंडरराइट वगैरह करना। तो ये सारे काम भी किसके हैं? आपके आईएफसीआई के ही हैं। ठीक है, इसमें भी ईयर याद रखो, पहले स्टैब्लिश आपका ये हुआ था, और उसके बाद कौन सा स्टैब्लिश हुआ था? आपका आईसीआईसीआई बाद में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आईएफसीआई पहले हुआ है, उसके बाद 1955 में कौन सा हुआ था? आईसीआईसीआई। ठीक है, चलो आगे चलें। अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूं तो मुझे बता देना। चलो, वही जैसे मैंने बताया, इसका भी काम क्या है? आईसीआईसीआई की तरह अंडरराइटिंग करना। किसकी? बॉन्ड्स की, स्टॉक्स की और शेयर्स की। जो भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, मान लीजिए अपने को शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो उसमें गारंटी देना या अंडरराइटिंग करने का काम भी किसका है? आपका आईएफसीआई का ही है, जैसा कि हमने आईसीआईसीआई के केस में भी पढ़ा था। ठीक है, और अगर कोई कैपिटल दी, अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि अलग करती है आईसीआईसीआई को और आईएफसीआई को, वो यही पॉइंट है। ठीक है, कि ये क्या काम करता है एडिशनली? तो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग अगर किसी इंडस्ट्री को अपनी करनी है, अगर किसी भी इंडस्ट्री को मर्जर हो रहा है, कोई अमेलगमेशन हो रहा है, कोई लोन सिंडिकेशन वगैरह किया जा रहा है, तो ये सारे काम कौन करेगा? आपका आईएफसीआई करता है। ठीक है, जबकि आई जो हमने पढ़ा था आईसीआईसीआई, उसमें ऐसा कुछ जो है वो नहीं था। चाहे मर्जर हो रहा है, चाहे आपका क्या हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है, तो ये सारे काम आपके आईएफसीआई जो है वो करेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग लिखा है मर्जर और अमेलगमेशन, अब तो दोनों की एक ही हो गई है। ठीक है, मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, और अमेलगमेशन में भी अब ज्यादा यही होता है। पहले ये पुरानी डेफिनेशन थी कि दो कंपनियां मिलकर के एक तीसरी कंपनी जो है वो बनाती थी, पर अब ये डेफिनेशन चेंज हो गई है। चलो, तो ठीक है, बाकी यहाँ ये देखो, लोन सिंडिकेशन क्या होता है? लोन सिंडिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो आपको एक बड़ा लोन लेना है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको एक बहुत बड़ा लोन लेना है, कोई एक बैंक उसको फाइनेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लो किसी को 1000 करोड़ का लोन लेना है और कोई पर्टिकुलर बैंक जो है वो लोन नहीं दे पाएगा, तो आईएफसीआई क्या करेगा? कई सारे बैंक्स को मिला करके जो है वो कहेगा कि आप ये एज अ बिजनेसमैन जो है, जैसे एक लोन ले ले, थोड़ा लोन ले ले पीएनबी से, थोड़ा बैंक ले ले इलाहाबाद बैंक से, थोड़ा बैंक ले ले एसबीआई से, तो 2 3 4 बैंक आपस में मिल करके अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लोन देंगे, तो उसका भी काम कौन करता है? आपका आईएफसीआई जो है वो करता है। ठीक है, लोन सिंडिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? जैसे जो विजय माल्या थे, उनको किसने लोन, बहुत सारे बैंक से उनको मिल करके जो है वो आपका लोन जो है वो प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। चलो
आगे चलें, सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ईयर याद रखना बस, ईयर और मेन जो फंक्शंस हैं हर इंस्टीट्यूशंस के तो याद होने ही चाहिए। तो मैंने क्योंकि बार बार मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाती तो मैंने 2 क्लास में कोशिश की है कि जितनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बार में ही आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। फिर आपके इंश्योरेंस के बचेंगे, तो जब हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे तब हम इंश्योरेंस के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कवर करेंगे। चलो, क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, ठीक है। क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। कब सेटअप हुआ था ये? तो 1988 में जो है ये सेटअप हो गया था। एक्ट कब आया था आपका? तो 1987 में इसका एक्ट जो है वो आया था, ठीक है। 1987 में एक्ट आया, 1988 में जाकर के फाइनली 9 जुलाई को ये एस्टैब्लिश जो है वो आपका हो गया, ठीक है। काम क्या है इसका? इसका काम क्या है? हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करना और उसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन भी जो है, उसके एपेक्स इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी जो है वो काम कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि अपनी हाउसिंग फाइनेंस भी चलाती हैं, ठीक है। जैसे आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे अलग अलग बैंक्स हैं जो कि अपना हाउसिंग फाइनेंस स्पेशली जो है वो चलाती हैं, ठीक है। तो उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका NHB करता है, ठीक है। अब ये हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है? तो लोगों को घरों के लिए जो पैसा चाहिए होता है, लोगों को जो होम लोन चाहिए होता है, वो क्या आता है? आपका हाउसिंग फाइनेंस में ही आपका आता है। या फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि जो सरकार जो अलग अलग स्कीम्स लाती है ना घरों के, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, तो उन सब में भी जो आपका पैसा जाता है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, वो भी NHB के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े जितने भी सरकार स्कीम चला रही है, आवास विकास योजना जैसे वगैरह वगैरह आपकी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उन सब में भी क्रेडिट सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज हैं अलग अलग बैंक्स की, वो भी सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो कब सब काम किसका है? आपका NHB का ही है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है इसमें कि क्या काम करता है NHB? हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में ये अपना काम करता है, ठीक है। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? तो न्यू दिल्ली में क्या है इसके हेडक्वार्टर्स आपके हैं, ठीक है। और हाउसिंग जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है तो इसके अंडर लगभग इस समय करेंटली 70 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पूरे इंडिया की, जो कि रजिस्टर्ड है NHB के अंडर, जिनको रेगुलेट करने का काम, जिनको देखने काम की काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है, वो काम NHB का ही है, ठीक है। अच्छा, ये IFCI पे भी देख लेना। IFCI जो पहले पढ़ाया था ना, इसका भी जो हेडक्वार्टर्स है वो आपका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। न्यू दिल्ली में आपका IFCI का भी है और NHB का भी है। अभी हमें 2 मिले हैं ऐसे जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में नहीं है। बाकी ICICI का तो आई थिंक वही है, मुंबई में ही है। हाँ, ICICI का कहाँ है? मुंबई में ही है। चलो, अब क्या क्या काम है आपका? तो फंक्शंस अलग से लिखे हुए हैं NHB के, पढ़ लेते हैं कि करके कि क्या क्या काम करता है NHB आपका इंडिया में। तो चलो, तो काम क्या है आपका? तो हेल्दी, वायबल, कॉस्ट इफेक्टिव, इसके लिए अच्छा लोन प्रोवाइड करना हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को, जो भी पूरे पॉपुलेशन को जो भी क्या लेना चाहते हैं, अपना घर जो है वो बनवाना चाहते हैं, तो एक अच्छा लोन देना। यानी हेल्दी लोन, वायबल लोन क्या होता है? यानी कि ऐसा लोन प्रोवाइड करना जिससे कि उनका घर भी अच्छे तरीके से बन जाए और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या रहे? कम से कम रहे। तो ये काम क्या है? किसका है आपका? तो NHB का ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हाउसिंग क्रेडिट कॉस्ट अफोर्डेबल बनाना, यानी कि ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि उनका अपना घर होना चाहिए, तो इस पूरे सिस्टम को हाउसिंग क्रेडिट कॉस्ट अफोर्डेबल बनाना, जिससे कि जो आपका गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके पास भी अपना घर हो, उसके लिए भी लगातार आपका NHB जो है वो काम करता है, ठीक है। बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे मैंने बताया ना 70 कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड है, ये 70 कंपनीज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी काम वो करती हैं, तो उनको रेगुलेट करने का काम किसका है? आपका NHB का ही है। लेकिन रेगुलेटर ही कौन है आपका? तो NHB है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात आई कि NHB का ओनरशिप किसके पास है, तो NHB का ओनरशिप किसके पास है? पूरी तरीके से सरकार के पास है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार जो है वो पूरी तरीके से ओन करती है आपके NHB को,
ठीक है। पर रेगुलेट कौन करता है एनएचबी को? आरबीआई करता है, ठीक है। रेगुलेट आरबीआई करता है, ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और ये किसको रेगुलेट करता है? तो जो इसके अंडर एनएचबी छोटी छोटी कंपनीज है, 70 कंपनीज हैं, वो रेगुलेट होती हैं एनएचबी के द्वारा। हाँ वो, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये क्या था? हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट आपकी इंस्टीट्यूशन था। चलो आगे बढ़े। एग्जिम बैंक। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर ये स्टैटिक पोर्शन है, इस यूनिट में ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन ही है, तो ये याद होने चाहिए, ठीक है। चलो एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? तो न्यू ईयर 1 जनवरी 1982 में क्या हो गया था? ये आपका स्टैब्लिश हो गया था। वही स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट कब आया था? तो 1981 में इसका एक्ट जो है वो आ गया था, ठीक है। इसे नाबार्ड की तरह, नाबार्ड में तो यही था, यही टाइमलाइन थी 1981-82, तो वही क्या है आपका एग्जिम बैंक में भी है। हेडक्वार्टर इसके भी कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है। अब तक सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशन मिले हमें जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है आपके, एनएचबी और आईएफसीआई के, बाकी सबके मुंबई में ही है। काम कैसे करता है? तो आपका ये क्या है? प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, यानी कि चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे वो इंपोर्टर हो, वो सही तरीके से उनको फाइनेंस मिले जिससे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े। और अगर कोई पर्सन बाहर का इंडिया के सामान मंगवाना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसके पास भी प्रॉपर पैसा हो, यानी कि प्रॉपर मनी हो कि वो इंडिया का जो सामान है वो अपने यहाँ इंपोर्ट करा सके। वो सब काम कौन करता है? आपका एग्जिम बैंक जो है वो करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? कैटलिस्ट और की प्लेयर इन द प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसके प्रमोशन में भी लगातार कौन काम करता है? आपका एग्जिम बैंक जो है वो काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, कोई इंडिया का एक्सपोर्टर है, उसको अपना सामान एक्सपोर्ट करना है, तो उसके पास क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सामान बनाएगा, वो बेचेगा, बाहर जाएगा, फिर उसके बाद काफी टाइम बाद उसका पेमेंट जो है वापस आएगा। तो इन सब में क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है, लेकिन भाई पैसा तो उसको चाहिए ही चाहिए, वो इतना टाइम कैसे वेट करेगा? तो ये जो गैप आता है कि पैसे का, इसको पूरा करने का काम कौन करता है? आपका एग्जिम बैंक जो ये काम करता है, ठीक है, इससे कि पैसों की कमी ना हो किसी भी एक्सपोर्टर के पास, ठीक है। और आगे चले देखें। Exim has over the period evolved into an institution, ठीक है, यानी कि मेजर रोल क्या करता है? ये इंडियन इंडस्ट्री से बेसिकली टाई अप बनाता है, पार्टनरशिप करता है, और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के साथ स्पेशली क्या करता है? अपना टाई अप जो है वो करता है। मतलब कोई एमएसएमई है, उसके साथ ये पार्टनरशिप करेगा, और उसके साथ पार्टनरशिप बना करके अपना जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो प्रमोशन फैसिलिटी है, वो प्रोवाइड करेगा इनको, जिससे कि वो छोटी इंडस्ट्री अपना सामान जो है वो बाहर एक्सपोर्ट बड़ी आसानी से कर पाए, ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद वही रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक्सपोर्टर्स को, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है बाहरी कंट्री में, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए आपको, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आपकी आई हुई हैं, तो ये सारे काम भी आपका एग्जिम बैंक जो है वो करता है। तो सिर्फ और सिर्फ लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करना भी काम नहीं है इसका, साथ साथ कंसल्टेंसी वगैरह भी देना किसका काम है? एग्जिम बैंक का है, ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद क्या है? फाइंडिंग फॉरेन मार्केट फॉर एक्सपोर्टर्स, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को कहाँ कहाँ अपने वो सामान बेच सकते हैं, तो ये फॉरेन मार्केट ढूंढना, यानी कि उनकी मदद करना कि वैसे फॉरेन मार्केट ढूंढ पाए जहां पर अपना सामान जो है वो बेच पाए, ये भी क्या काम है? आपका एग्जिम बैंक करता है, ठीक है। बाकी और देखें क्या है इसमें, नहीं और नहीं। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये एक्सपोर्टर की भी हेल्प करता है और इंपोर्टर्स की भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको एक्सपोर्टर्स वाला तो क्वेश्चन समझ आया होगा पूरी तरीके से कि एक्सपोर्टर्स को कैसे हेल्प करता है। आपका एग्जाम बैंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन है कि एक्सपोर्टर्स को कैसे हेल्प करता है, ये नहीं है ना, ठीक है। इंपोर्टर्स में हो सकता है आपको थोड़ी हो कि ये इंपोर्टर्स को कैसे हेल्प करता है, ठीक है, कैसे हेल्प करता है इंपोर्टर्स को। तो एक तो जो होते हैं वो आपके मान लीजिए डोमेस्टिक इंपोर्टर्स हैं,
यानी कि इंडिया के ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सामान इंपोर्ट करना चाहती हैं कुछ, ठीक है। इंडिया की कोई छोटी इंडस्ट्री है, एमएसएमई इंडस्ट्री है, उसको सामान बाहर से मंगवाना है, तो अब उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि डॉलर या कोई बाहरी करेंसी क्या होगी, महंगी होगी, और एमएसएमई क्या होती है, तो छोटी होती है। तो इसीलिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, जिससे कि जो वो इंडस्ट्री है वो बहुत आसान से क्या कर पाए, बाहर से सामान इंपोर्ट कर पाए, ये काम कौन करता है, आपका एग्जिम बैंक करता है। किसके लिए, जो आपके डोमेस्टिक इंपोर्टर्स होते हैं, यानी कि इंडिया के ही ऐसे इंपोर्टर्स, ठीक है। एक होता है कि दूसरी तरीके से भी काम करता है, जो आपके फॉरेन इंपोर्टर्स होते हैं, उसमें कैसे ये काम करता है, देखो बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे आपके देश होते हैं वो काफी गरीब होते हैं, जैसे कि अभी एग्जिम बैंक की एक उन्होंने अपना एक नई जो है वो शुरू की थी अपनी एक्टिविटी, जहां पे उन्होंने अफ्रीकन जो आपके कई सारे देश थे उनको हेल्प जो है वो की थी। तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए इंडिया से सामान जो है वो जाना है, एक्सपोर्ट करके जाना है किसी पर्टिकुलर अफ्रीकन कंट्री में, केनिया वगैरह में जाना है। अब वहां की जो इंपोर्टर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंडिया से सामान जो है वो मंगवा पाए, ठीक है, या इंपोर्ट अपने पास जो है वो आसानी से कर पाए। तो उनकी भी हेल्प करना, अगर उनको भी हेल्प चाहिए है क्रेडिट की, यानी कि फॉरेन इंपोर्टर्स को भी अगर हेल्प चाहिए, तो वो भी करने का काम कौन करता है, आपका एग्जिम बैंक, उनको भी लोन जो है प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमारे वहां से जो इम्पोर्ट हो रहा है बस उसी में हेल्प करता है, बाकी तो हमें क्या मतलब, फालतू थोड़ी हेल्प करेंगे किसी की। लेकिन जो इंडिया से सामान जा रहा है उसको जो कंट्रीज इंपोर्ट करा रही हैं, उन इंपोर्टर्स को हेल्प करने का काम एग्जिम बैंक भी करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब केनिया सामान अमेरिका जा रहा है तो उसमें थोड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या था आपका एग्जिम बैंक के बारे में था, ठीक है। ईयर याद रखना 1982, और एक्ट कब आया था, 1981 में, ठीक है। क्लियर हुआ। चले आगे, चलो आगे चले आज के आखिरी इंस्टीट्यूशन पर, नाम है आपका एचडीएफसी बैंक। सभी ने नाम सुना हुआ है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है आपका, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है आपका, एचडीएफसी का फुल फॉर्म है। काम क्या करता है ये, तो वही बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये दोनों ही तरीके के काम करना किसका काम है, एचडीएफसी का काम है। यानी कि ये फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है और जो नॉर्मल बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं ये भी काम करता है, ठीक है। अब कब स्टैब्लिश हुआ था, कब कब क्या आया था, उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलो, अब जो आरबीआई की बेसिकली पॉलिसी आई थी ना 1991 में, आपकी पॉलिसी आई थी कि हमें लिबरलाइजेशन कर देना है, प्राइवेटाइजेशन कर देना है, ग्लोबलाइजेशन कर देना, जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उसकी वजह से ही जो आपकी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री थी उसी ने जो है वो आपका डिसाइड किया था कि अराउंड 1994 में एक ऐसा बैंक जो है वो ओपन होना चाहिए। नाम क्या होगा इसका, एचडीएफसी बैंक। तो कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था एचडीएफसी बैंक का, 1994 में। इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में। और क्या है ये, इस समय करेंटली इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, ठीक है। सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक पूरी कंट्री का लगातार जो है ये बनता चला आ रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, और 1994 से जो है यहाँ पर लगातार काम भी कर रहा है और लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक भी है इंडिया का। अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन है इंडिया का, तो एचडीएफसी, ठीक है। चलो और देखिए क्या है इसमें, और ऐसा कुछ खास होगा नहीं। हाँ, एचडीएफसी ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि बस इतना ही चीजें स्टैटिक क्वेश्चन में जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉर्मल ये काम वही करता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है पढ़ने को, ठीक है। चलो, तो ये क्या थे आपके आज के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से। क्लास आज की छोटी थी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कवर करने थे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में फाइनेंशियल मार्केट्स को शुरू करेंगे, चाहे वो आपके मनी मार्केट हो चाहे वो आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मनी मार्केट एक क्लास में कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कैपिटल मार्केट वगैरह पे हम जाएंगे,
ठीक है, फिर उसके बाद हम इंश्योरेंस तो बचेगा, फिर इंश्योरेंस में आएंगे। ठीक है, बाकी लगभग डेवलपमेंट बैंकिंग का जो पोर्शन था आपका वो मैंने कवर जो है वो करवा दिया है। ठीक है, बैंक्स का पोर्शन आप मान के चलिए कि मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें 3 मैंने बताया, हमने फ्लो चार्ट बनाया तो मैंने 3 बताया था ना, एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, और एक होते हैं फाइनेंशियल असेट्स। तो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो पोर्शन है वो क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। ठीक है, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम फाइनेंशियल असेट्स पर बात जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है आज की क्लास में किसी भी इंस्टीट्यूशन से? नहीं है, समझ आया सब कुछ? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करें। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।